एमएलएस को हमने जिता के भेजा था वहां पे डेवलपमेंट की बात करने के लिए, लेकिन वहां पे एमएलएस खुद लड़ना स्टार्ट हो गए। उस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी वहां पे बैठे थे? बदकिस्मती है वाकया ही 3 दिन जो है अहम बिजनेस थी उन दिनों में। उन दिनों में 2-3 जो रेजोल्यूशन थे उनमें सबसे अहम रेजोल्यूशन जो था वो स्टेटहुड का था। हम एक्सपेक्ट करते थे कि इस रेजोल्यूशन पर बहस होगी और इस पर रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, लेकिन वो भी हंगामे की नज़र हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पिटीशन फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में भी। कल ही पिटीशन फाइल की मैंने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के अगेंस्ट। वक्फ जहाँ तक आपने मेरा नज़रिया पूछा, मैं सच बताऊँ आपको, इट इज़ अ ब्लैटेंट इंटरवेंशन, ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 26 हमें ये इख्तियार देता है आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम अपने मजहबी मामलात को खुद डील करें, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी नहीं चाहिए। कैसे मैनेज होता है इतने 2 टैंकर सिर्फ? क्योंकि खाली आप ही की 3 तहसील्स तो नहीं है, काफी बड़ी एरिया है, तो रजौरी भी है। कैसे सर ये मैनेज कैसे होगा? मतलब कि क्या आपकी तरफ से फंडिंग्स की जाएंगी या कुछ सरकार फंडिंग्स करेगी इसके आने वाले वक्त? कोशिश करेंगे। मैंने आज राय दी है और मैं गवर्नमेंट से भी टेकअप करूंगा कि फ़िलहाल तो जो मुझे लगता है कि भाई हमें टैंकर्स जो हैं वो अपने ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि जो टैंकर्स का रेट जो इन्होंने रखा है तो प्राइवेट कोई आदमी टैंकर लाता ही नहीं है, क्योंकि उसको प्राइवेट में, आपने जब प्राइवेट काम करता है तो वो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। सर ये मानते हैं ना कि जो ट्रीज के ऊपर जो है तारे बिछी हुई? बहुत जगह, एक जगह नहीं, बहुत जगह है। मतलब दूर दराज के इलाके में आप मैक्सिमम देखोगे कि वहाँ पोल तार हमने नहीं लगाई है, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने लेवल पे बेचारों ने क्रेट की तारें लगाई हुई हैं, सिंगल तार, उससे बिजली को चला रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान हैं और आज इन्होंने रिव्यू मीटिंग ली है पीएचई और पीडीडी डिपार्टमेंट की। इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया इनके पास है और 3 तहसील्स जो है इनके पास हैं। और दरहाल की बात करें, थन्ना मंडी, मंजाकोट, और काफ़ी सारे लोगों को परेशानी भी आ रही थी। आप जानते ही हैं किस तरीके से पानी की किल्लत तो हाई है। और वहीं जेजेएम के जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी टीम, उसके लिए इनको मेंबर भी बनाया गया। सर क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोगों को काफ़ी परेशानी जो है वो पानी की देखने को मिल रही है, और आप भी, मैं देख रहा हूँ मीटिंग में बार बार एरिया वाइज हर एरिया की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सर क्या रणनीति रहेगी, और जो आप टीम के मेंबर बने हैं सर, उस टीम ने आगे आने वाले वक्त में क्या काम करना है? देखो, उस टीम का जो काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 12 MLAs हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाउस कमेटी। हाउस कमेटी जो है द मोस्ट पावरफुल इंक्वायरी कमेटी जो है वो हाउस कमेटी है। उसकी रिकमेंडेशन ना तो चीफ सेक्रेटरी साहब को पावर है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को पावर है। वो जो फाइंडिंग देंगे, अगर वो फाइंडिंग देते हैं कि भाई देयर इज़ नो इरेगुलरिटी, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उसके बाद इख्तियार नहीं रहता है। तो वो तो इन डेप्थ की इंक्वायरी होगी। उसमें जो हाउस में MLAs ने एक इशू रेज़ किया था कि भाई JJM में बंगलिंग हुई है और सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया गया है और उसका कोई पब्लिक को बेनिफिट नहीं पहुंचा अभी तक। तो वो कमेटी पूरी देखेगी। वो इंडिविजुअल मेरी कोई राय जो है वो मोतबर नहीं है, क्योंकि कमेटी ने फैसला करना है। कमेटी इन डेप्थ इंक्वायरी करती है, कमेटी ऐसे फाइंडिंग नहीं देती है। वो इलाके में जाएगी कमेटी जो है विद टेक्निकल स्टाफ। उस कमेटी को ये इख्तियार है कि वो किसी भी ऑफिसर को टेक्निकल ऑफिसर साथ रख सकती है। तो टेक्निकल स्टाफ साथ रखकर कमेटी जो है वो इंक्वायरी करेगी। वो मेरी इंडिविजुअल राय उसमें कोई माना नहीं रखती है। वो पूरी कमेटी की जो राय होगी वही होगा। सर आपके एरिया में पानी की बहुत किल्लत है। अभी आप एक्सीजन लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, सारे जेई हज़रात यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, टीओज हैं। वहीं बिजली की भी बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई एक पहले स्कीम आई थी, वहाँ पे सिर्फ ट्रांसफार्मर ही खड़े हैं या 3 पोल खड़े हैं, लेकिन आगे पूरी लाइन डेप्थ तक नहीं पहुंची है। इन चीज़ों को सर कैसे देखा जाएगा? कुछ तो एक स्कीम आई थी तो उसमें वाकई ट्रांसफार्मर उन्होंने लिए, वहाँ रख दिए कंट्रैक्टर ने, बाकी काम उसने नहीं किया। वो पीडीडी के पास भी नहीं था, वो अलग एक, मेरे ख्याल में एक कोई है, कौन सी कॉरपोरेशन, तो उसकी प्रॉब्लम है। वो मैं एक्जीन साहब से चलो टेकअप करता हूँ, इशू प्रोजेक्ट में है जो। बाकी प्रॉब्लम है पानी की, इसमें कोई दो राय नहीं। बिजली की भी बहुत किल्लत है, प्रॉब्लम है।
अब मुझे समझ नहीं आती ये उसमें शायद जो प्लानिंग हुई है और जो डीपीआरस वगैरह बनाई हैं वो कहीं घर में बैठकर बनाई है, फील्ड में जाकर नहीं बनाई गई हैं, ये मैं मानता हूँ। और इसमें शक नहीं कि बिजली के भी आज भी मेरी टिप्स पे है, जो जिस एरिया में मैं गया हूँ गांव पे, और मैंने वहाँ से फ़ोटो बना के एक्शन साहब को भी भेजे, पूरा गांव जो है उसमें पोल कोई नहीं है, लेकिन वो इनेक्शन साहब से पहले ही उसमें कंप्लीशन बताई गई है कि ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। लेकिन पूरा गांव जो है, जिस तरह मैं एक बार कालाबन में गया शुरू में, पूरा गांव मैंने देखा लाइव ट्रीज उन पर और क्रेट की तार से लगा के पूरे गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। सर ये मानते हैं ना कि जो ट्रीज के ऊपर जो है तारे बिछी हुई, बहुत जगह, एक जगह नहीं बहुत जगह है, मतलब दूर दराज के इलाके में आप मैक्सिमम देखोगे कि वहाँ पोल तार हमने नहीं लगाई है, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने लेवल पे बेचारों ने क्रेट की तारें लगाई हुई हैं, सिंगल तार, उससे बिजली को चला रहे। ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, फंडिंग कौन करेगा, वो मैं डिपार्टमेंट से पूछूंगा कि वो उसका क्या इलाज है। पानी का पिछले जो ड्राई स्पेल हुआ उसमें सोर्सेज डिप्लीट हो गए, बहुत सारे सोर्सेज जो हमारे पहले जो जेजेएम आने से पहले जो चल रही थी स्कीम वो ड्राई हो गई, कंप्लीटली सोर्सेज डिप्लीट हो गए। और जाहिर सी बात है बहुत कराई हुई, मेरे लिए भी बहुत मुसीबत हुई कि मैं जिस एरिया में भी गया वहाँ लोगों ने मुझे कहा हमें पानी की प्रॉब्लम है। और अभी एक्शन साहब से मैंने पूछा, इनके पास 2 टैंकर हैं टोटल, इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी में 2 टैंकर मुझे बताओ कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज होता है इतने 2 टैंकर सिर्फ? क्योंकि खाली आप ही की 3 तहसील्स तो नहीं है, काफी बड़ी एरिया है, तो रजौरी भी है। कैसे सर ये मैनेज कैसे होगा? मतलब कि क्या आपकी तरफ से फंडिंग्स की जाएंगी या कुछ सरकार फंडिंग्स करेगी इसके आने वाले वक्त? कोशिश करेंगे, मैंने आज राय दी है और मैं गवर्नमेंट से भी टेकअप करूँगा कि फ़िलहाल तो जो मुझे लगता है कि भाई हमें टैंकर्स जो हैं वो अपने ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि जो टैंकर्स का रेट जो इन्होंने रखा है तो प्राइवेट कोई आदमी टैंकर लाता ही नहीं है, क्योंकि उसको प्राइवेट में, आपने जब प्राइवेट काम करता है तो वो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो यहाँ का रेट जो है वो फिक्स है, या तो ये रेट रिवाइज करना पड़ेगा या फिर अपने टैंकर खुद खरीदने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में मंत्री साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप कोई फंड्स जो है वो रखो डिस्पोजल पे, पीएचई के डिस्पोजल पे, कि ये अपने टैंकर खुद खरीद सके। क्योंकि अगर मेरी कंस्टिट्यूंसी में ही मुझे लगता है कि कम से कम 6-7 टैंकर की ज़रूरत डेली पड़ेगी। और अगर ये ड्राई स्पेल जो है, अभी भी जो बारिश हुई है, इससे सोर्सेज रिबाउंड नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत कम बारिश हुई है, इससे सोर्सेज आपको होगा कि रिबाउंड हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अभी भी सोर्सेज की हालत वही है। बहरहाल कुछ लोगों ने स्टोर किया होगा बारिश का पानी, छत का पानी, अपने मकान के छत का पानी, उससे चलाएंगे। मैं पिछले दिनों एक जगह गया, गुलत्ती के ऊपर पीछे लडिहाल साइड, अरे वहाँ मैंने देखा लोगों ने छत को टेप करके तो पानी, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं, बस माल मवेशी के लिए भी, माल मवेशी भी बीमार होगा उससे, ये हालत थी वहाँ। सर बात करूंगा असेंबली की। 3 दिन टाइम वेस्ट हुआ असेंबली में, मतलब कि वहां पे तो हंगामा ही देखने को मिला, लड़ाई रही। सर उसका जवाब लोग मांग रहे थे कि आखिरकार एमएलएस को हमने जिता के भेजा था वहां पे डेवलपमेंट की बात करने के लिए, लेकिन वहां पे एमएलएस खुद लड़ना स्टार्ट हो गए। उस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी वहां पे बैठे थे? बदकिस्मती है वाकया ही, 3 दिन जो है अहम बिजनेस थी उन दिनों में। उन दिनों में 2-3 जो रेजोल्यूशन थे, उनमें सबसे अहम रेजोल्यूशन जो था वो स्टेटहुड का था। हम एक्सपेक्ट करते थे कि इस रेजोल्यूशन पर बहस होगी और इस पर रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, लेकिन वो भी हंगामे की नज़र हो गया। जो पार्लियामेंट में उस वक़्त वक्फ अमेंडमेंट जो अब एक्ट बन गया है, उस वक़्त बिल पेश हुआ, तो उसको लेकर एक हंगामा शुरू हो गया। बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए था वो, हम भी समझते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है असेंबली पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं सिवाय एमएलएस के, और हर एमएलए का अपना नज़रिया है, सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए था वाकया ही। 3 दिन, और उन 3 दिनों में लास्ट के, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेसेस जितनी भी थी वो उन्हीं 3 दिनों में रखी थी। तो बहरहाल बहुत अहम जो हुआ, जो उससे पहले हुए बजट, एक ही दिन में बजट पास हो गया। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी रियासत का
या यूनियन टेरिटरी का बजट जो है वो एक दिन में पास हो जाए। कंसेंसस भी रहा, ऐसा नहीं है कि भाई अपोजिशन के जो एमएलए थे उन्होंने भी बहुत संजीदगी से काम लिया और बजट पास होने में कोई रुकावट नहीं हुई। बहरहाल ये 3 दिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ज़ाया हुए असेंबली में। सर आखिरी मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, वक़्फ़ को लेकर आपका क्या नज़रिया है? वक़्फ़ बिल पास कर दिया गया और जम्मू कश्मीर की असेंबली में इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, आपका क्या नज़रिया उस पर? बात तो हुई असेंबली में, इवन लास्ट के दिन जब स्पीकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि मैं कंसर्न को महसूस करता हूँ कि हाउस का कंसर्न है। बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी हूँ नहीं, मैंने सपोर्ट की है। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने यानी फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि भाई आप एक पिटीशन तैयार करो, हमारी तरफ से आप वकील हो। तो मैंने पिटीशन कल ऑनलाइन फाइल कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पिटीशन फाइल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम उसको चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने ही वो फाइल की है, कल ही पिटीशन फाइल की मैंने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के अगेंस्ट। वक्फ जहाँ तक आपने मेरा नज़रिया पूछा, मैं सच बताऊँ आपको, इट इज़ अ ब्लैटेंट इंटरवेंशन, ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। आर्टिकल 26 हमें ये इख्तियार देता है आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हम अपने मजहबी मामलात को खुद डील करें, उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी नहीं चाहिए। और वक्फ जो है वो कोई सिर्फ मस्जिद या दरगाह के लिए नहीं होता है। मुझे ये इख्तियार है कि मैं अपनी जायदाद में से कोई चीज़ अगर देता हूँ कि भाई उसमें स्कूल बनवा सकता हूँ, मैं कहूँगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं इसको वक्फ करता हूँ। वक्फ मीन्स कि आई एम डोनेटिंग इट इन द नेम ऑफ द गॉड, मैं इसको गॉड के लिए गिफ्ट करता हूँ। वक्फ किसी कम्युनिटी को नहीं होती है। और वक्फ में कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ आप लोग मस्जिद और दरगाह को कंट्रोल करोगे या दरगाह का जो निज़ाम है उसको कंट्रोल करोगे। वक्फ में आप स्कूल बना सकते हैं, वक्फ के पैसे से आप बेवा जो है उनको मदद कर सकते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी से आप जो आर्फन बच्चियां हैं उनकी शादियां करवा सकते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं। क्या मुझे ये इख्तियार नहीं है? मेरी मर्जी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी ऑन्ड प्रॉपर्टी है, मैं उसको जला दूं, मैं उसको दरिया में फेंक दूं, मैं उसको भगवान के नाम कर दूं, अल्लाह के नाम कर दूं। बीजेपी कहती है महिलाओं को तो फायदा होगा इससे, जो मुस्लिम महिलाएं। किस तरह फायदा होगा मुझे बताओ ना यार। कहने में तो जब 370 खत्म किया था, कहा था कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। हुआ ये कि हमारे रिसोर्सेज को लूट के पूरे हिंदुस्तान में दिया गया और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो जम्मू प्रोविंस को हुआ। आपने पिछले दिनों देखा, एक सवाल के जवाब में कहा गया कि भाई कितने बाहर के लोगों को आपने डोमिसाइल दिया? 84,000 लोगों को पिछले सिर्फ 2 सालों में डोमिसाइल दिया गया और सब जम्मू में। कश्मीर में कोई डोमिसाइल नहीं दिया गया किसी को। ये हालत है हमारी। तो अब कहने की तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे बताओ फीमेल को कहां से फायदा होगा? उसका कौन सा फंड आप दे देंगे जो सिर्फ फीमेल के लिए? सर लोकसभा राज्यसभा में सबने पास करवाया और इसके बाद पॉसिबल है कि आप वक्फ? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कई बार क्रैश कर गया, क्यों नहीं? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार है ना। जो 73rd अमेंडमेंट मिसेस इंदिरा गांधी ने की थी, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश कर दिया। कहा नहीं, ये पावर नहीं है पार्लियामेंट को। वो तो फाइनल अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है, इट इज सब्जेक्ट टू चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार है उसका।